स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से ल्हासा की ओर। ठीक है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृतन कवि ने ये लिखा है। यात्रा वृत्तांत जाने तो क्या होता है कि जब कभी कोई यात्रा पे जाता है तो अपने जो अनुभव करता है वो एक ग्रंथ के माध्यम से या गद्य के माध्यम से, एक विधा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। जब ये यात्रा पे गए थे ल्हासा की, तो उस यात्रा में वहाँ की समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्राकृतिक वातावरण के बारे में उन्होंने क्या अनुभव किया, इस यात्रा वृत्तांत में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यात्रा वृत्तांत में ल्हासा की ओर या राहुल सांकृत कवि ने लिखा है। इनका जन्म जो है 1893 में हुआ था, ननिहाल जो आजमगढ़ ज़िले में उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई थी। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में क्या दिया गया है, कहाँ की यात्रा दी गई है, तो वो तो आपको यहाँ है ल्हासा की ओर। ल्हासा एक गांव है, ल्हासा के स्थान है। उस स्थान की यात्रा के बारे में कवि जो है अपने इस पाठ के माध्यम से, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत। तो सबसे पहले हम बता दें ल्हासा कहाँ पर है और वहाँ से जाने का रास्ता क्या है और वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ल्हासा जो है तिब्बत, नाम सुना होगा आपने। तिब्बत जो है, जो तिब्बत नेपाल के आगे, नेपाल से लगा हुआ है तिब्बत, उसका एक गांव है। तो वहाँ पर तिब्बत में पहले हमारे यहाँ ऐसी विशेष सीमाएं नहीं थी। ये बहुत समय पहले की बात है, विशेष सीमाएं नहीं थी, कहीं भी आना जाना हम कर सकते थे। तो तिब्बत जो है वो चीन में आ चुका है। ठीक है, वो चीन का अभिन्न अंग बन चुका है। पहले ऐसा नहीं था। तो ल्हासा की ओर जब जाते हैं तो वहाँ पर जाते समय कैसी कैसी यात्रा देते हैं, कैसी कैसी वहाँ पर जाने पे अनुभव होते हैं, कैसे वहाँ का संस्कृति रहती है, कैसे वहाँ का समाज रहता है, आर्थिक सामाजिक कैसी परिस्थितियाँ रहती हैं, प्राकृतिक रूप से कैसी परिस्थितियाँ रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो इसको विधिवत रूप से विस्तारित करते हुए अगर हम इसको पुस्तक से ही पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हम आसानी से समझ सकते हैं, और ज़्यादा आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है उसका, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बुकें हैं, अगर आपके पास पुस्तक हैं, तो वो निकाल लीजिए। उस पुस्तक में से आप उसको देखते रहिए, हम यहाँ से आपको उसकी व्याख्या करते रहेंगे। ठीक है, उसका अर्थ बताते रहेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ल्हासा की ओर सबसे पहले देखते हैं हम कि इस अंश में, इस पाठ में आपके दिया क्या गया है। ठीक है, इस ल्हासा की ओर में दिया क्या गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ये राहुल जी की जो है तिब्बत यात्रा, तिब्बत जब वो गए थे, प्रथम तिब्बत यात्रा। राहुल सांकृतन जो हैं यात्रा वृत्तांत, इन्होंने इतने सारे लिखे हैं। इन्होंने तिब्बत की यात्रा, नेपाल की यात्रा, चाइना की यात्रा, चीन की यात्रा, बर्मा की यात्रा, ऐसे बहुत सारे देशों की यात्रा की है। ये इनका जितनी गद्य की विधाएँ होती हैं, उन गद्य की विधा में इनकी पसंदीदा गद्य की विधा है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी यात्रा लिखी हैं। तो बहुत सारी यात्रा में इस यात्रा के बारे में ये प्रथम इनकी तिब्बत यात्रा है। जब पहली बार गए थे तो प्रथम बार तिब्बत यात्रा है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। तो तिब्बत या ल्हासा कहीं और से भी जा सकते थे, पर जब नेपाल के रास्ते गए थे, एक देश से गुजरते हुए, तो वहाँ पर ये उनकी यात्रा 1929-1930 के दौरान की है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तिब्बत जो है वो शुरू से ही चीन के एक ऐसा विरोध रहा है, क्योंकि चीन जो है उसको अपने में मिलाना चाहते थे। तो वहाँ पर जाना एक आम बात नहीं थी, वहाँ पर जाना भारतीयों को अनुमति नहीं थी। इसके लिए जब वो गए थे तो वहाँ पर भिकमंगे के छद्मवेश में, छद्मवेश मतलब कहलाता है भिकमंगे का, कि उसका रूप धारण कर गए थे, उसका रूप बना कर गए थे।
इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, ल्हासा जाने वाले दुर्गम रास्तों के वर्णन उन्होंने बताया गया है। जो वहाँ पर रास्ता है दुर्गम रास्ता, क्योंकि नेपाल का आपने सुना होगा कि नेपाल में जो टॉप 10 मतलब जो 10 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, कह सकते हैं पर्वत चोटियाँ। देखो पर्वत क्या होता है, पर्वत एक विशाल भूभाग होता है जो धरती से उठा हुआ होता है। जैसे हिमालय है, तो हिमालय एक पर्वत का नाम तो है, साथ में वो इतना विशाल है, इतना फैला हुआ है, तो उस पर जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं, उस पर जो एक ऊंचा और उस पर भी ऊंचा भूभाग होता है, उसे कहते हैं चोटियां। तो ऐसी जो विश्व की 10 प्रमुख चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत पे ही हैं, ठीक है। और उसमें 8 तो चोटियां जो हैं वो नेपाल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो नेपाल हम देख सकते हैं कैसा दुर्गम स्थान है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, तो वहाँ पर जाना कितना दुर्लभ होगा, ठीक है। तो वही दुर्लभ बारे में इसमें बताया गया है कि वहाँ का रास्ता कितना कितना दुर्लभ है। बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया है, बहुत ही रोचक शैली में यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, ठीक है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय की तिब्बती समाज जो है, समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये बता दिया हमने कि वहाँ पर इस यात्रा वृत्तांत से वहाँ की प्राकृतिक जानकारी, तिब्बती समाज की जानकारी, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ का प्रकृति कैसी थी, ये सारी जानकारी आपको उसमें पढ़ने मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ल्हासा की ओर, यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। तो नेपाल से होते हुए अगर तिब्बत जाना है तो उसका मुख्य रास्ते पे से ये कभी जा रहे थे, ठीक है। फरी कड़िक फोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था, अब एक स्थान का नाम है वहाँ पर, तो उसका रास्ता जब नहीं खुला था तो यहाँ से ही सबको जाना पड़ता था और यही मुख्य रास्ता मानते थे। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाती थी। तो नेपाल की ही साथ में तिब्बत की भी चीज़ें, तिब्बत के लिए भी चीज़ें इसी रास्ते से जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक रास्ता भी तो था, साथ में सैनिक रास्ता भी था। सैनिक लोग भी यहीं पर रहते थे, यहीं पर अपनी चौकियाँ बनाए हुए थे, ठीक है। इसलिए जगह जगह चौकियाँ और किले बने हुए थे। तो जगह जगह चौकियाँ भी थी, किले भी थी, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। इसमें कभी चीनी पलटन पहले रहती थी, जब ये एक विवाद चलता था तब रहती थी। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर चुके हैं, पर आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सी फौजी मकान जो है वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो जहाँ पर किसानों ने बसेरा बना लिया है अपना, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पर किसान रहते हैं तो वहाँ फसलें लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ का जो भूभाग है वो कैसा दिखाई देता है, आबाद दिखाई देता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। वहाँ पर एक चीनी किला कोठी ऐसे वहाँ पर आज वहाँ पर कई होटलें भी खुल चुकी हैं, तो वहाँ पर जी चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी। कहीं भी किसी भी आप भूभाग पर रहते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छाई भी रहती हैं, कुछ बुराइयाँ भी रहती हैं, कुछ तकलीफें रहती हैं, कुछ सहूलियत भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें। तो आराम की बातें भी थी। अब आराम की बातें कौन सी थी और तकलीफ कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में मिलेंगे। वहाँ जाति प्रथा छुआछूत का सवाल ही नहीं था। वहाँ पर जाति प्रथा नहीं था। आज जिस प्रथा के लिए, आज जिस बुराई के लिए आज हम लड़ रहे हैं, वो उस समय वहाँ पर नहीं थी, उस तिब्बती समाज में नहीं थी। ना जाति प्रथा थी, ना छुआछूत था और ना औरतें पर्दा करती थी। आज भी हम पर्दे को एक अभिशाप मानते हैं, एक सामाजिक बुराई मानते हैं, पर वहाँ के समाज को हम देख सकते हैं कि आज के लगभग 100 साल पूर्व वहाँ का समाज कैसा था, ठीक है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। यदि कोई भिखमंगा है तो उसको चोरी के डर से भले ना अंदर आने दें। इसके अलावा आप उनके समाज, वो बताया कि उसके घर पे अंदर जा सकते हो आप, भले पहली बार मिले हो, वहाँ पर पहली बार गए हो, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हो, तो घर के भीतर भी जा सकते हैं, ठीक है।
चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अगर अपरिचित भी है तो भी आप उनके घर के भीतर जा सकते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ का समाज कैसा होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या होगी। ठीक है, वह आपके लिए ही उसे पका देगी। यदि आप उसे चाय बनाने को कहते हैं या कुछ खाना बनाने को कहते हैं तो आपके लिए उसकी घर की बहू भी उसको पका दे खाने को। ठीक है, इतना वहाँ पर विश्वास रखते थे, इतना वहाँ पर समाज खुला हुआ था। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। ठीक है, वह चाय टोंडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि आप सामान देते हैं उस सामान में कुछ अतिरिक्त जो स्वाद अनुसार चीज़ें हैं वो डालकर आपको दे देगी। यानी हम समाज के लोगों के उसके बारे में इतना हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे वहाँ का समाज था। ठीक है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं डाल दे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना वो समाज था, इतना मिलनसार था समाज कि यदि चूल्हे से दूर नहीं है, यदि चूल्हे से पास में रखा है मक्खन तो हो सकता है कि मक्खन अब वहाँ का एक उनको जायका लगता था, वहाँ का स्वाद कि चाय मक्खन डालने के भी चाय बनाते थे वो लोग। ठीक है, तो ये वहाँ की संस्कृति खान पान पर निर्भर है कि वहाँ के लोग ऐसा खाते थे। इसलिए कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता कि अगर पास मक्खन नहीं रखा है, अगर पास रखा है तो हो सकता है कि सारा मक्खन आपके में चाय में ही डाल दे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है ऐसे थे कि अगर आप अपरिचित हो तो एक मेहमान को भगवान का रूप मानकर ही उनकी सेवा करते थे। ठीक है, तो खुद जाकर अगर इसके बाद भी चाय नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी इसमें चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये वहाँ के समाज के बारे में बताया गया। ठीक है, परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड्डा के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। ठीक है, तो जब कभी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं तो समाज के बारे में बताते जा रहे हैं, वो आपने देखा सुना भी। तो इसके बाद कहते हैं कि शायद उसी दिन थोड्डा के पहले आखिरी गांव में वो पहुंच चुके थे, जहां यहीं पर सुमिति के जान पहचान के आदमी थी। सुमिति जो है उनका दोस्त था कवि का, उसके साथ जाते हैं तो वहाँ पर सुमिति के जान पहचान के लोग भी कहते हैं कि जान हो सकता है जान पहचान के लोग भी हों। और भिकमंगे रहते हुए ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि ये दिन में गए थे। तो अभी आपने देखा था कि भिकमंगे हैं अगर तो भले आपको वो रुकने का स्थान ना दें चोरी के डर से, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बिल्कुल रुकने का स्थान उस गांव में उस रास्ते में मिल सकता था। पर वो भी स्थिति क्या थी जब दिन में जाएं। भिकमंगे हैं तो भी आपको हो सकता है कि आपको खाने के लिए भी दें, पर आप दिन में जाएं। शाम को जाने से ऐसा नहीं होता। इस समय जो जाते हैं जब कभी, इस समय से जब जाते हैं लेखक तो वो दिन में जाते हैं। तो भिकमंगे के बीच में होने के बाद भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। भिकमंगा होने के बाद भी अच्छी जगह मिल जाती है क्योंकि ये दिन में गए थे। 5 साल बाद जब इसी रास्ते से लौटे थे भिकमंगे नहीं एक भद्र यात्री के बेस में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत से लोग होशवास में दुरुस्त रहते थे। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरफ से गए थे 5 साल पहले तो उनको भिकमंगे के बीच में भी गए थे, उसके बाद भी रहने को जगह मिल गई थी। पर जब उस समय से वापस आए थे 5 साल बाद तो उनको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। उसका कारण यह था कि जब वो वहाँ से आए थे तो रात के टाइम आए थे या शाम के टाइम आए थे। तो रात और शाम के टाइम आने के बाद वहाँ के लोग जो हैं किसी पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ के अधिकतम पुरुष वर्ग, यहाँ का अधिकतम समाज वर्ग छड़ पीकर, छड़ मतलब होता है कि नशीला पदार्थ या उसको मदिरा कह सकते हैं, तो मदिरा पीकर कोई होश में नहीं रहता था। तो फिर लोग बाहर के तो ठीक गांव वालों पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब उस समय आए थे तो वहाँ पर वो शराब पिए रहते थे, इसलिए उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला था। ठीक है, अब हमें सबसे निकट
ढांडा थोड्डा पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। तो ये गांव का बताया गया है कि वो पार करना था, वो सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। क्यों मानी जाती है कि 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। एक तो इतनी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई और साथ में आसपास कोई गांव नहीं, तो वो जो है खतरे की जगह मानी जाती थी। वहाँ पर कोई चोर आ जाए, कोई लूटने वाला आ जाए तो वहाँ पर कोई भाग भी नहीं सकता था, ना भाग सकता था, ना कोई सहायता के लिए वहाँ पर आ सकता था। ठीक है। तो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तो ऐसी जगह डाकू के लिए तो सबसे अच्छी होती है, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तो अब तो खूनी को सज़ा मिल सकती थी। अगर तिब्बत पहुंच जाए वहाँ पर अगर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा मिल सकती थी। लेकिन इस निर्जल स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए भी कोई परवाह नहीं करता था। अगर कोई मर भी गया है तो उसकी शव के लिए भी कोई परवाह नहीं करता था कि उसको उठा के ले आए या फिर उसके लिए जो उचित प्रबंध होता है, उसका अंतिम संस्कार होता है, वो कराए। वो भी वहाँ पर नहीं था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी कि वह गवाह भी तो कोई रास्ता नहीं मिल सकता। ऐसी पुलिस के लिए भी इतना खर्च नहीं होता था कि उनको कोई उपाय मिल सके या उनकी कोई रोकथाम की जा सके। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कुछ पैसा है कि नहीं। तो डकैत जो वहाँ पर एरिया था, कहाँ पर, ये डांडी तिब्बत के पहले का जो गांव था वहाँ पर एरिया था जहाँ 17,000 फीट ऊंचाई थी। वहाँ पर यदि कोई ऐसा फंस जाता था राहगीर तो उसे पहले वो मार डालते थे, फिर उसके बाद देखते थे कुछ पैसा है कि नहीं। और हथियार ना रखने का कानून होने पर भी वहाँ के लोग हथियार रखते थे उस रास्ते से निकलने के लिए। तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता था कि उस हथियार से हमें किसी को मारना है। उनका उद्देश्य होता था कि इस हथियार जो है अपनी सुरक्षा के लिए हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता था। जैसा बताया हमने, उनको अपने प्राणों के खतरे से बचने के लिए ही हथियार रखते थे। गांव में हमें मालूम था कि पिछले साल थोड्डा के पास खून हो गया था। हमने जब कभी कहते हैं कि हमने वहाँ पर सुना कि थोड्डा के पास खून हो गया था, शायद खून ही की हम उतनी परवाह नहीं करते, लेकिन हम भिखमंगे थे। तो इन्होंने कहा, कवि ने और उनके मित्र ने, कि अगर हम जा रहे हैं तो हमें खून होने का डर इसलिए नहीं था क्योंकि भिखमंगे के बेस में थे। भिखमंगे मतलब भिखारी के बेस में। अब भिखारी के बेस में है तो वहाँ के डाकू क्यों लूटेंगे उनको क्या मिलेगा उनसे, तो उनको ये डर नहीं था। और क्या करते थे, जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाले कुछ कुछ मतलब होता है दया दया करके पैसे मांगने लगते थे। ठीक है। कि जहाँ उनको और ऐसा देखा कि यहाँ पर लुटने के आसार है तो वहाँ पर पैसे मांगने लगते थे। ठीक है। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पर पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, तो अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। ठीक है। तो मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ की लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं राहुल जी कि अपने मित्र सुमित से कि तुम्हें घोड़ा कर लो, घोड़े पर आएगा सफ़र जो है वो हम कर सकते हैं आराम से। 16-17 मील और का सफ़र था, तो ये घोड़ा कर लेते हैं। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, तो ये ऊपर की ओर चल पड़ते हैं घोड़े पर सवार होकर। डांडी के पहले एक जगह चाय पियो, दोपहर के वक्त डांडी के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर थे। तो ऊंचाई वैसे समुद्र तल से ही मापी जाती है, क्योंकि सबसे निचला तल वही होता है, उससे ऊंचाई नापी जाती है। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर हिमालय पर्वत निकला है। ठीक है। तो वहाँ पर हिमालय पर्वत निकला है, तो इतने 1000 फीट ऊंचे श्वेत बर्फ से ढके हुए पर्वत चल रहे थे। भीटे की ओर दाहिनी वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ थी, न सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। तो जहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, जहाँ पर ऐसा वातावरण रहता है, तो कहीं बर्फ़ मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलता, ना पेड़ पौधे मिलते, ना बर्फ़ मिलती है। तो वही बताया गया। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडी के देवता का स्थान था। वहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान था वो वहाँ के देवता का स्थान था। वहाँ के देवता जहाँ पर जाते हैं वहाँ की संस्कृति, समाज और देवता भी
अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो वहाँ पर उसका संस्कृति ऐसी है कि वहाँ पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब हम अभी चढ़ाई कर रहे थे जी, अब चढ़ाई के बाद उतराई का काम शुरू करते हैं, यानी जहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं, वहाँ पर अब उतार आ गया है। तो चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। तो चढ़ाई मुश्किल होती है, उतराई वैसी मुश्किल नहीं होती है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये कहते हैं कभी जो है इनका घोड़ा धीमे चलने लगा, तो सोचा कि हो सकता है घोड़ा जो धीमे क्यों चल रहा हो, क्योंकि चढ़ाई की कारण ही, चढ़ाई करने के बाद जब उतार हो रहा है तो इसलिए धीरे चल रहा हो। और उसे मारने का मन भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया। ऐसा धीरे धीरे कभी जो लेखक जो हैं पिछड़ जाते हैं। घोड़े को मारने का मन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने इतनी उनकी सहायता की थी। मैं दानिक बख्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला रहा था। एक वहाँ के फेमस प्रसिद्ध जो हैं एक उदाहरण दिया जाता है, उसके जैसा चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ऐसा घोड़ा लहरा रहा था, ऐसा घोड़ा चल रहा था कि जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा पीछे जा रहा है कि आगे है। ठीक है। हाँ, जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब अगर और जोर दोते आने बढ़ने के लिए तो और सुस्त पड़ जाता, मतलब और धीमा पड़ जाता था। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे और बाएं रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। तो अब इनको 2 रास्ते मिले, तो जो इनके मित्र जो हैं वो वहाँ दूसरे रास्ते चले जाते हैं, और ये इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इस रास्ते से ये गए हों। तो उस रास्ते पर, क्योंकि ये पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे, तो उस रास्ते पर मील 1.5 मील चले जाते हैं। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिनी तरफ भूल आए हैं। जो लटकोर का रास्ता है वो दाहिनी तरफ है, और यहाँ पर ये गलती से इस रास्ते पर आ गए हैं। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव की मील भर था, तो सुमिति इंतजार करते हुए मिली। तो सुमिति वहाँ पहले पहुँच गए थे, वहाँ इंतजार करते हुए मिले कि ये पहले ये गलत रास्ते पहुँच गए थे। ठीक है। मंगोलों के मुँह वैसे ही लाल होते हैं, क्योंकि मंगोले वहाँ पर जो जातियाँ थी, उस जातियों के मुँह के बारे में बताया गया कि वैसे लाल होते, उसी जाति के थे सुमिति। और अब तो वह गुस्से में थी। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट तो थी नहीं, तो प्रकाश के लिए, उजियाले के लिए ही कंडे या आग को जलाते थे। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर क्या है? तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि घोड़ा पिछड़ गया है, तो उसमें मेरा कसूर क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोड़ा जो है पिछड़ गया था, इसी वजह से मैं लेट हो गया। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात भर पहुंचने की उम्मीद रखता था। इनको लगता था कि 2-4 घंटे तो ठीक है, हो सकता है रात भर ये पहुंच पाए तुम्हारे पास। खैर, सुमित को जितने जल्दी गुस्सा आता है उतने जल्दी गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है। लटकोर की एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनकी अच्छे यजमान थे। तो सुमित जो है एक धर्म प्रचारक थे, धर्म को प्रचार करते थे, धर्म का। तो ये इनकी जगह जाते थे, वहीं इनके यजमान मिल जाते थे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, कुछ यजमान हो। पहले चाय सत्तू खाया और रात में गरम गरम थुप्पा पिया। ये वहाँ की एक शौक था पीने का। तो अब हम टेहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों की घिरा टापू सा मालूम होता है। तो यहाँ पर जब पहुँचे थे तो वहाँ पर टापू था। ठीक है। टापू की तरह एक टेहरी स्थान था, वहाँ पहुँचे, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। जिसमें दूर से छोटी सी पहाड़ी जो है एक दिखाई देती थी मैदान की तरह। उसी पहाड़ी का नाम था टेहरी समाधिगिरी। उस देखिए, अब समाज में बढ़ते बढ़ते वहाँ की प्राकृतिक स्थल पर आ गए कि वहाँ पर समाधि बनी हुई थी। आसपास के गांव में भी समिति कितने भी यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो रहे थे। तो आपने झंडे मंडे देखे होंगे, तो उसके जो कपड़ा रहता है, उस कपड़े की उसको निकाल के, चिरी मतलब उसको चीर कर, तो जो वो
टुकड़े बनते हैं, उस टुकड़े पे झंडे बने हुए थे। तो वहाँ चारों तरफ वही दिखा दिया, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े को ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो ऐसा माना जाता था बोध गया जो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार था। देखिए धर्म आपने देख लिया, बौद्ध धर्म था वहाँ पर। तो बौद्ध धर्म की जो एक प्रचलित रहती है, झंडे रहते हैं, सामग्री रहती है, उसको ही अगर वहाँ के झंडे खत्म हो जाते थे तो वही कपड़ा सा उसमें ला के वैसे बना लेते थे। ठीक है, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो सुमित जो है अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तो लेखक सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत सारे दिन वहाँ लगा देंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। मैंने उनसे यह कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। गंडे कपड़ा होता है और ताबीज होता है, तो ये धार्मिकता का प्रतीक रहता है, उसे बांटते हैं। मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पहुँचकर 2 रुपये दे दूंगा, पहुँचकर रुपये दूंगा। सुमिति ने स्वीकार कर लिया और सुमिति वहाँ पर नहीं जाते हैं। दूसरे दिन हमें भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। तो सवेरे अब वहाँ रात हो जाते हैं, लेकिन अब 10-11 बजे तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी धूप मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। तो पहाड़ पर वैसे भी धूप जो है इतनी तीव्र धूप नहीं होती है, क्योंकि ठंडक भी रहती है और धूप भी रहती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ से बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। वहाँ से लौटे जब पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित टेहड़ी में भी थी, लेकिन वह एक और यजमान मिलने चाहती थी, इसलिए आदमी मिलने का बहाना वहाँ बना लिया। ठीक है, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों के में बटी हुई थी। तिब्बत जब पहुँच जाते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ की ज़मीन जो है छोटे छोटे जागीरदार मतलब जमींदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों की बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी होता है एक बौद्ध का, जहाँ बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं वहाँ मठ बोलते हैं। तो अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ ऐसी खुद भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती के इंतजाम देखने के लिए भी कोई भिक्षु मिल जाता है। भिक्षु मतलब वहाँ पर ऐसा भिखारी तो कह सकते हैं। तो भिखारी ये भिक्षु वहाँ पर एक मिल जाते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। तो भद्र पुरुष माने जाते हैं भिक्षु। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद से हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी जाती थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा दिया। ठीक है, वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में मिली हुई थी। एक एक पोथी 15-15 रुपये शेर की बेची। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर से मतलब एक कहावत है, पुस्तक के भीतर मतलब उसमें इतना समा गया था, इतना पढ़ने में लिप्त हो गया था कि पुस्तक के भीतर ही चला गया था। आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उनसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उन्हें उसी दिन दोपहर बाद चले जाए। टेहरी गांव में वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्मे की विदाई लेकर चल दिए। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है। तो अब हमने देखा कि वहाँ का समाज, वहाँ का संस्कृति, वहाँ का साहित्य कैसा था। अब कुछ इसमें प्रश्न अभ्यास भी दिए हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि थोड्डा के पहले आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो अभी आपने देखा कि उचित स्थान क्यों मिला था उस समय, क्योंकि भद्र वेश भिखारी के वेश में थे, पर ये दिन में आए थे और जब लौट कर आए थे तो रात में आए थे। तो रात में वहाँ पर लोग मदिरा पीकर, नशीले पदार्थ पीकर होश में नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उस समय तिब्बत की
में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उन्हें अपनी जान जाने का, अपनी जान, क्योंकि डाकुओं का एरिया था, वहाँ पर चोर उचक्के डाकू रहते थे, जान को भी नहीं मानते थे, इसलिए हथियार रखते थे। लेखक ने लटकोर के मार्ग पर अपने साथियों को किस तरह बिछड़ गया, क्योंकि उनका घोड़ा जो है वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बिछड़ जाते हैं। लेखक ने शेखर बिहार में सुमिति का अपने यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो पहले क्यों रोका था, क्योंकि वहाँ पर जाते उनको 1 हफ्ता लग जाता, तो ये सोचते थे कि हम ऐसे स्थान पर पहुँच जाएं कि जहाँ पर हम 1 हफ्ते रुक सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले रोका, बाद में नहीं रोका। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक जो है किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ कैसे रास्ते मिले, दुर्गम रास्ते मिले, भिखारी का भेष भी रखना पड़ा, ये सारी समस्या जो है, ये सारी कठिनाई जो है हुई। प्रस्तुत यात्रा बताते बताइए कि आपको तिब्बती समाज कैसे लगा। समाज में क्या थी, जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, ये सारी जो बुराइयाँ, जिस बुराइयों के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, वो उस समय वहाँ पर नहीं थी। उस समय का समाज वहाँ पर ऐसा था। ठीक है, अब पुस्तकों के भीतर था, तो इस वाक्य में इसका क्या अर्थ है, पुस्तकों के भीतर होना क्या कहलाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, दूसरा है लेखक पुस्तकों को शेल्फ के भीतर चला गया, तीसरा है लेखक की 4 और पुस्तकें ही थीं, चौथा पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा हुआ था। अब आप बताइए इसमें से 4 में से इसका सही अर्थ क्या है। तो हाँ ठीक है, आप सही बताया आपने कि इसका सही अर्थ जो है वो लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में रम गया था, तो वही कहलाता है पुस्तक में पढ़ गया था। ठीक है, आज की क्लास में हमने ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत के बारे में देखा कि कैसे ल्हासा जो है तिब्बत का एक स्थान है, वहाँ पर कवि जो जाते हैं अपने मित्र के साथ, वहाँ पर कैसा उनको समाज मिलता है, कैसे उनको कठिनाइयाँ मिलती हैं, कैसा वहाँ पर धर्म रहता है, धर्म में क्या विशेषता रहती है, वहाँ पर जाने का रास्ता कैसा दुर्गम है, ये सारी चीज़ें आपने देखी और एक अनुमान लगा लिया कि अगर ल्हासा तिब्बत की तरफ जाएंगे तो अब कैसा समाज मिलेगा, कैसा कौन सा धर्म मिलेगा वहाँ पर, और कैसे वहाँ के लोग होंगे, कैसा वहाँ पर समाज रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।